इंसानी दिमाग की गहराइयों में कितने खौफनाक राज छुपे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। हम अक्सर मानते हैं कि एक माँ दुनिया का सबसे पवित्र रूप होती है। उसके अंदर ममता होती है, दया होती है और अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने की ताकत होती है। लेकिन क्या हो अगर वही ममता एक शैतान का रूप ले ले? क्या हो अगर एक माँ अपने ही बच्चों को इंसान नहीं बल्कि खून पीने वाली डायन बना दे? यह कहानी है एक ऐसे सच की जिसे सुनकर शायद आपको लोक कथाओं की काल्पनिक डायन भी कम डरावनी और खौफनाक लगे। यह कहानी है भारत के इतिहास के एक ऐसे कल और घिनौने सच की जिसने मां शब्द की परिभाषा को ही क्रूर, विभत्स और डरावना बना दिया। यह कहानी है उन 42 मासूम बच्चों की जिन्होंने ढंग से इस दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी थी। और यह कहानी है उन अभागे परिवारों की जिन्हें इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है। वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं और कदम रखते हैं साल 1990 के उस दौर में जहां हमारा भारत एक नई करवट ले रहा था। सड़क पर नई गाड़ियों की खनक थी, हवाओं में एक नई तरह की आर्थिक आजादी की सुवास थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कशमकश में मसरूफ थे। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर कोल्हापुर, पुणे, नासिक और ठाणे अपनी धुन में धड़क रहे थे। प्राचीन मंदिरों में सुबह शाम गूंजती घंटियों की पवित्र आवाजें, खचाखच भरे बस स्टैंड का कोलाहल, रेलवे स्टेशनों की रश और स्थानीय मेलों में गूंजती बच्चों की किलकारियां। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा भरोसा था कि हम सब महफूज हैं। लेकिन इसी सुरक्षा के झूठे ताने बाने के पीछे महाराष्ट्र की इन्हीं सड़कों और गलियों में एक बेहद खौफनाक और अदृश्य साया रेंग रहा था। एक ऐसा साया जो किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में महसूस की जा सकती थी। उस दौर में अगर आप महाराष्ट्र के किसी शहर या कस्बे की सड़कों पर निकलते तो आपको दुकानों की चकाचौंध के बीच एक अजीब सी चीज नजर आती। हर नुक्कड़ की दीवार पर, बिजली के हर लोहे के खंभे पर, रेलवे स्टेशन के हर टिकट काउंटर पर और सुबह सुबह घर आने वाले हर अखबार के पन्ने पर एक ऐसी चीज छपी होती थी जो राह चलते लोगों के कदमों को फ्रीज कर देती। लोगों के दिलों में एक अनजाना डर बैठ जाता। वो चीज थी मासूम छोटे बच्चों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। उनके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता गुमशुदा यानी मिसिंग। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये साधारण घटनाएं हैं, कोई बच्चा मेले में खो गया होगा, कोई अपनी मां की उंगली छोड़कर कहीं भटक गया होगा। लेकिन जैसे जैसे साल 1991, 92 और 93 आगे बढ़े, इन तस्वीरों की तादाद दीवारों पर किसी ग्रिड की तरह बढ़ने लगी। एक दीवार पर पुरानी तस्वीर फटी नहीं होती थी कि उसके ऊपर एक नए बच्चे की तस्वीर चिपका दी जाती। अखबार का कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जिसमें किसी रोते हुए माँ बाप की गुहार और उनके गायब बच्चे की खबर न छपी होती। इस चीज ने पूरे महाराष्ट्र के माहौल में एक ऐसी दहशत पैदा कर दी कि हवा का हर झोंका भारी लगने लगा था। लोग अपने घरों के दरवाजों को दोपहर में भी कुंडी लगाने लगे थे। शाम को ढलती धूप के साथ ही गलियों में सन्नाटा पसर जाता। जो माँ बाप अपने बच्चों को घर के सामने के आंगन में खेलने के लिए भी छोड़ देते थे, अब वे उन्हें अपनी पलकों से ओझल नहीं होने देते। स्कूल जाने वाले बच्चों के पीछे उनके पिता या दादा साए की तरह जाते। मेलों और उत्सवों की जो रौनक कभी इन शहरों की पहचान हुआ करती थी, वहां अब लोग जाने से कतराने लगे थे। सड़कों पर चलते हुए लोग एक दूसरों को सस्पिशियस नजरों से देखते थे, जैसे सामने से आने वाला हर अजनबी इंसान ही वो शिकारी हो जो उनके घर का चिराग बुझाने आया हो। जब कोई खौफ इंसानी समझ के दायरे से बाहर हो जाता है, जब पुलिस की बंदूकें और कानून की धाराएं किसी अदृश्य शिकारी को पकड़ने में नाकाम होने लगती हैं, तब इंसानी दिमाग लॉजिक का दामन छोड़कर अंधविश्वास की गहराइयों में उतर जाता है। 1990 के उस दशक में महाराष्ट्र के गांवों और कस्बों में अफवाहों का एक ऐसा भयानक बवंडर उठा जिसने लोगों को पागलपन की कगार पर खड़ा कर दिया। चूंकि बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन ना तो कोई फिरौती के फोन आ रहे थे, ना ही कोई लाशें मिल रही थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था। इसलिए लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। गांव की चौपालों पर रात के अंधेरे में जलती आग के पास बैठे लोग दबली कुचली आवाजों में बातें करते कि महाराष्ट्र की धरती पर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक या काला जादूगर आ गया है। अफवाह उड़ी कि कोई तांत्रिक
अमर होने के लिए या गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मासूम बच्चों की नरबलि चढ़ा रहा है। लोग कहने लगे कि तांत्रिकों की टोलियां रात में घूमती है और बच्चों का खून निकालकर उनकी लाशों को गायब कर देती है। बात यहीं नहीं रुकी। कुछ इलाकों में यह खौफ इतना गहरा गया कि लोग इसे सीधे भूत प्रेत और डायनों के साए से जोड़कर देखने लगे। कहानियां बनने लगी कि कुछ ऐसी आसुरी ताकतें हैं जो दिन के उजाले में भी किसी औरत का रूप धर कर आती है, बच्चों को सम्मोहित करती है और उन्हें अपने साथ हवा में गायब कर लेती है। लोग अपने बच्चों के गले में काले धागे, ताबीज और डरावने मुखौटे बांधने लगे ताकि वे उस डायन की नजरों से बच सके। दूसरी तरफ शहरों में चर्चा थी कि यह कोई बेहद क्रूर और प्रोफेशनल किडनी और ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट है जो बच्चों को उठाकर सीधे उनके अंग निकाल लेता है और उन्हें तड़पने के लिए छोड़ देता है। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जो दबाव था उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थानों के अंदर बैठे आला अधिकारी और सीआईडी के जासूस दिन रात एक कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर से लेकर लोकल कांस्टेबल तक हर कोई परेशान था। फाइलें ऊंची होती जा रही थी। पुलिस स्टेशन के कमरों में सिर्फ गायब बच्चों की लिस्ट टंगी थी, लेकिन जवाब के नाम पर एक कोरा कागज था। पुलिस के मुखबिर नाकाम हो चुके थे, उनकी चौकियां फेल हो रही थी। पुलिस को लग रहा था कि उनका सामना किसी ऐसे क्रिमिनल सिंडिकेट से है जो उनसे कई कदम आगे है और जो हर बार उनके पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन सच क्या था? सच किसी भी भूत प्रेत, डायन या अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से 1000 गुना ज्यादा घिनौना और डरावना था। अब जरा उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। आखिर वो बच्चे गायब कैसे हो रहे थे? हजारों की भीड़ में से जहां लोग एक दूसरे से सटे खड़े होते हैं, वहां से किसी बच्चे को कोई कैसे गायब कर सकता है? यहीं पर उन अपराधियों का वो टेरिफाइंग माइंड काम कर रहा था जो इंसानी कलेक्टिव साइकोलॉजी को अपना खिलौना बना चुका था। अगर कोई डरावना अजीब दिखने वाला आदमी किसी बच्चे को जबरदस्ती उठाएगा तो आसपास के लोग तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन इन अपराधियों ने समाज की सबसे कमजोर और सबसे पवित्र नस को पकड़ा था, एक माँ का रूप। वे शिकारी असल में कोई पुरुष नहीं बल्कि 3 औरतें थी। वे बेहद साधारण, घरेलू और आम महिलाओं जैसे कपड़े पहनकर निकलती थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर एक बेहद भोला और सीधा साधा भाव। वे कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर, नासिक के रामकुंड या नासिक के पुणे के बस स्टैंड पर घूमती। वे वहां घंटों बैठकर सिर्फ एक चीज देखती, कोई ऐसा बच्चा जो अपनी माँ से सिर्फ 2 कदम दूर खेल रहा हो या जिसकी माँ भगवान के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही हो। मौका मिलते ही वे बेहद प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती। जैसे ही बच्चा अनजाने चेहरे को देखकर रोना शुरू करता, वे उसे सीने से लगा लेती और थपकी देते हुए भीड़ में ऐसे चलने लगती जैसे वो उनका अपना ही बच्चा हो जो किसी खिलौने या टॉफी के लिए मचल रहा है। आसपास खड़ी भीड़ को लगता, अरे माँ है, बच्चा जिद कर रहा होगा। कोई भी इंसान एक माँ और बच्चे के मामले में दखल नहीं देता और यही समाज की सबसे बड़ी भूल बन गई। मातृत्व का यह झूठा नकाब ही उनके सबसे खतरनाक वेपन था जिसने उस मासूम की हर चीख को समाज के सामने नॉर्मल बना दिया। इस पूरे खौफनाक साम्राज्य की जो सूत्रधार थी, जो मास्टरमाइंड थी, वो थी अंजनाबाई गावित। लेकिन अंजनाबाई के इस तक गिरने के पीछे, उसके एक क्रूर साइकोपैथ बनने के पीछे उसकी जिंदगी की एक बेहद डार्क और दर्दनाक कहानी थी। अंजनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में एक बेहद गरीब और टूटे हुए परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने सिर्फ भूख, तिरस्कार और अभाव देखा था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो समाज की कड़वाहट से भागने के लिए उसने एक ट्रक ड्राइवर का हाथ थामा और उसके साथ पुणे भाग गई। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में प्यार और सुकून की बहार आएगी। लेकिन सन 1973 में जैसे ही उसकी पहली बेटी रेणुका का जन्म हुआ, उस ट्रक ड्राइवर ने अंजनाबाई को धोखा दिया और उसे एक नवजात बच्ची के साथ लावारिस छोड़कर भाग गया। उस दौर में अकेली औरत, गोद में बच्ची और पेट में भूख, समाज ने उसे सहारा देने की बजाय दुत्कारा और इसी बेबसी ने अंजनाबाई के अंदर एक इंसान को मारना शुरू कर दिया। उसने जिंदा रहने के लिए पुणे की सड़कों पर जेब काटना, लोगों के पर्स चुराना और सोने की चैन छीनना शुरू किया। धीरे धीरे चोरी करना उसकी आदत नहीं, उसका पेशा बन गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ चोरी और पॉकेटमारी के 125 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। इसी बीच उसने अपनी जिंदगी को एक बार फिर संभालने की कोशिश की। उसने मोहन गावित नाम के एक रिटायर्ड फौजी से शादी कर ली। सन 1975 में उनकी एक और बेटी हुई
जिसका नाम रखा गया सीमा। लेकिन अंजनाबाई के खून में अपराध का जो वायरस मिल चुका था वो शांत नहीं हुआ। वह मोहन से छिपकर चोरियां करती रही। जब पुलिस बार बार मोहन के घर दबिश देने लगी तो मोहन ने तंग आकर अंजनाबाई को तलाक दे दिया और प्रतिभा नाम की एक दूसरी महिला से शादी करके अलग रहने लगा। इस दूसरे धोखे ने अंजनाबाई के दिमाग को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। उसके अंदर अपने पूर्व पति मोहन और उसकी नई पत्नी के लिए प्रतिशोध की एक ऐसी आग भड़की जिसने उसकी बची कुची आत्मा को भी एक शमशान बना दिया। वह एक ऐसी नार्सिस्ट साइकोपैथ बन चुकी थी जिसे दुनिया के हर इंसान से नफरत थी। लेकिन सबसे भयानक अपराध उसने तब किया जब उसने अपनी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा को भी इस अंधकार में धकेल दिया। उसने अपनी बेटियों को कभी लोरी नहीं सुनाई, उन्हें कभी अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसने अपनी बेटियों को बचपन से सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी, चोरी कैसे करनी है, झूठ कैसे बोलना है और पकड़े जाने पर पुलिस को कैसे चकमा देना है। रेणुका और सीमा जब बड़ी हो रही थी तो उन्होंने अपनी मां को ही अपनी दुनिया माना। उनके दिमाग में कभी एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की क्षमता विकसित ही नहीं होने दी गई। वे दोनों अपनी मां की परछाई बन चुकी थी, यानी समाज के बीच रहने वाली दो रियल साइकोपैथ। बड़ी बेटी रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक शख्स से हुई जो वैन चलाता था। वो भी इस गैंग का हिस्सा बन गया। साल 1990 में जब रेणुका एक मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ी गई तो उसने अपने खुद के छोटे बेटे को ढाल बनाकर भीड़ की हमदर्दी जीती और वो बच निकली। इसी घटना के बाद अंजनाबाई को समझ आया कि बच्चे उनके अपराध की सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं और इसके बाद उन्होंने दूसरे के बच्चों को चुराना और उन्हें किसी औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जब वो मासूम बच्चे उनके काम के नहीं रहते तो ये माँ और बेटियां उनके साथ जो करती उसे सुनकर आज भी महाराष्ट्र के उन पुराने लोगों का गला सूख जाता है। उनका पहला शिकार बना सिर्फ 18 महीने का संतोष, जिसे इन्होंने एक बस स्टैंड से चुराया था। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में जब सीमा जेब काटते हुए पकड़ी गई तो अंजनाबाई ने संतोष को हवा में उठाया और सीधे मंदिर के पक्के फर्श पर पटक दिया। बच्चे का सिर फट गया, खून बहने लगा और भीड़ का ध्यान भटक गया। वे वहां से भाग निकले, लेकिन संतोष का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था। इन औरतों ने उसे चुप कराने के लिए बुरी तरह पीटा। जब वह फिर भी नहीं माना तो अंजनाबाई ने उस 18 महीने के बच्चे को पैर से पकड़ा, हवा में घुमाया और उसका सिर सड़क किनारे लगे एक लोहे के बिजली के खंभे पर। उसकी लाश को उन्होंने कबाड़ खाने के पीछे फेंक दिया। 1.5 साल की भावना, यह घटना इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। 1.5 साल की भावना भूख और दर्द के मारे घर में रोए जा रही थी। रेणुका और सीमा टीवी देख रही थी और उसके रोने से उनके मनोरंजन में खलल पड़ रहा था। गुस्से में आकर दोनों बहनों ने उसे 1.5 साल की बच्ची के पैर पकड़े, उसका सिर दीवार पर तप। इसके बाद की क्रूरता देखिए। उन्होंने उस बच्ची की लाश को मोड़ा, एक हैंडबैग में ठूसा, जीप बंद की, उसके कंधे पर लटकाकर कोल्हापुर के एक शानदार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चली गई। उस दिन थिएटर में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चल रही थी। पूरा हॉल तालियों, गूंजते गानों और सीटियों से भरा था। ये दोनों बहनें भी आराम से सीट पर बैठ गई और वो हैंडबैग जिसके अंदर एक 1.5 साल की बच्ची की लाश अभी अभी ठंडी हुई थी, उसे पूरे 3 घंटे तक अपने पैरों के नीचे थिएटर के अंधेरे में रखे रखा। वे पॉपकॉर्न खाती रही, हंसती रही। फिल्म खत्म होने के बाद वे लेडीज टॉयलेट में गई, उस बैग को वहां फ्लश के पास छोड़ा और शांति से घर आ गई। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी महिला ने उस लवारिस बैग को खोला तो उसकी चीख ने पूरे सिनेमा हॉल के लोगों का खून जमा दिया था। 3 साल का मासूम पंकज, उसने एक दिन हिम्मत करके सड़कों पर राहगीरों से रोते हुए अपनी असली माता पिता के पास जाने की बात कही। जब अंजनाबाई को यह पता चला तो उसने पंकज को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उस 3 साल के बच्चे को घर की छत की कुंडी से उल्टा लटकाया और पेंडुलम की तरह घुमाकर उसका सिर 2 साल का नरेश सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह अपनी असली मां को पुकार रहा था और खाना मांग रहा था। इन औरतों ने उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उसे कई दिनों तक पानी की एक बूंद तक नहीं दी। उसे भूखा रखा और जब वह कमजोर होकर निढाल हो गया तो सीमा ने उसका गला घोंट दिया, क्योंकि वह उसे एक वक्त का खाना भी नहीं खिलाना चाहती थी।
2 साल की अंजलि को इन्होंने सिर्फ इसलिए सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया क्योंकि उसकी रोने की आवाज से अंजना बाई का सिर दर्द हो रहा था। 7 महीने के स्वप्निल को सीमा ने सिर्फ इसलिए फर्श पर पटक कर मार डाला क्योंकि वह लगातार रोए जा रहा था। बंटी और गुड्डू को बॉम्बे से उठाया गया। 1 महीने तक उनसे चोरियां करवाई गई और जब काम खत्म हो गया तो दोनों को पानी की बाल्टी में डुबोकर उनके लिए वो बच्चे इंसान नहीं सिर्फ कचरा थे। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो इंसान का घमंड ही उसकी बर्बादी का रास्ता तैयार करता है। अंजना बाई और उसकी बेटियों को लग रहा था कि वे इस देश के कानून से ऊपर उठ चुकी हैं। 6 सालों तक 40 से ज्यादा बच्चों को गायब करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उनसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करवा दी। साल 1996 का अक्टूबर का महीना था। अंजना बाई के दिल में अपने पूर्व पति मोहन गावित से बदला लेने की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। उसने अपनी बेटियों को हुक्म दिया कि वे मोहन की दूसरी पत्नी से हुई 9 साल की बेटी क्रांति का अपहरण करें। क्रांति जो उम्र में बड़ी थी और रेणुका और सीमा को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, उसे किसी चोरी के लिए ढाल नहीं बनाया जा सकता था। उसे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए उठाया गया था। इन औरतों ने क्रांति को पुणे के पास से किडनैप किया और उसे एक सुनसान गन्ने के खेत में ले जाकर बेरहमी से, लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट गया। क्रांति की मां प्रतिभा जानती थी कि उसके परिवार का जानी दुश्मन कौन है। जैसे ही क्रांति गायब हुई, उसने बिना वक्त गवाए नासिक पुलिस में FIR दर्ज कराई और सीधे सीधे अंजना बाई, रेणुका और सीमा का नाम लिया। यह वो पहली कड़ी थी जिसने इस अदृश्य खौफ के चेहरे से नकाब हटा दिया। नासिक पुलिस की एक स्पेशल टीम ने पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछाया और नवंबर 1996 में अंजना बाई, रेणुका, सीमा और उनके दामाद किरण शिंदे को धर दबोचा। जब इन्हें हवालात में लाया गया तो पुलिस वाले भी हैरान थे कि जिस कोल्हापुरी रियल साइकोपैथ को वो सालों से ढूंढ रहे थे, वो कोई डकैत नहीं बल्कि एक माँ और उसकी 2 बेटियां थी। जब इस केस की जांच शुरू हुई तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। ये औरतें पुलिस रिमांड में पत्थर बन चुकी थी। तब पुलिस ने उनके दामाद किरण शिंदे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया और उसे सरकारी गवाह बनने का लालच दिया। मौत के डर से किरण शिंदे टूट गया और उसने मजिस्ट्रेट के सामने वो सच उगला जिसने कोर्ट रूम में बैठे लोगों का कलेजा मुंह को ला दिया। उसने एक एक बच्चे के कत्ल और उनकी लाशों को गटर, नालों और कुओं में फेंकने की पूरी कहानी बयां की। लेकिन यहां आकर हमारा पूरा सिस्टम एक अजीब कशमकश में फंस गया। मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस की थ्योरी और किरण शिंदे के बयान के मुताबिक कम से कम 42 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन जब अदालत का आखिरी फैसला आया तो इन्हें सिर्फ 5 बच्चों के कत्ल का दोषी माना गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 42 मासूमों का खून सिर्फ 5 के इंसाफ तक कैसे सिमट गया? इसके पीछे छिपी है 1990 के दशक के हमारे सिस्टम की कड़वी हकीकत। पहला कारण, कानून सबूतों की भाषा समझता है। मर्डर साबित करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विक्टिम की लाश, उसके अवशेष। इन औरतों ने पिछले 6 सालों में जिन बच्चों को मारा था, उनकी लाशों को गटर या कूड़ेदानों में फेंका था। जब तक 1996 में ये पकड़ी गई, तब तक 40 से ज्यादा बच्चों की लाशें सड़कर मिट्टी बन चुकी थी या नदियों में बह चुकी थी। बिना लाश के कोर्ट मर्डर की धारा के कानूनी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता था। दूसरा कारण है पुलिस कस्टडी का कबूलनामा। किरण शिंदे और इन औरतों ने पुलिस के सामने 42 बच्चों की बात कबूली जरूर थी, लेकिन भारतीय कानून के तहत पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में तब तक मान्य नहीं होता जब तक उसका ठोस एविडेंस न हो। तीसरा कारण, फॉरेंसिक साइंस की सीमाएं। आज के समय में अगर कोई एक बाल या हड्डी भी मिल जाए तो DNA टेस्टिंग से सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन 1990 के भारत में फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। जो कुछ हड्डियां या अवशेष पुलिस को सालों बाद मिले भी, उन्हें गायब हुए उन 42 बच्चों के माँ बाप के DNA से मैच करना उस दौर में मुमकिन ही नहीं हो पाया। इसलिए सबूतों के इसी अभाव का फायदा इन साइकोपैथ औरतों को मिला। अदालत ने सिर्फ उन्हीं 5 बच्चों संतोष, बंटी, पंकज, अंजलि और क्रांति के मर्डर को बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबल डाउट माना, जिनके कपड़े, गवाह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पुलिस कोर्ट के सामने टिक पाई। भले ही कानूनी फाइलों में संख्या 42 से घटकर 5 रह गई, लेकिन वो 5 कत्ल ही इतने क्रूर और जघन्य थे कि अदालत की रूह तक कांप गई। इस केस का अंतिम फैसला आने से पहले ही साल 1997 में इस पूरे खौफ की जन्मदाता यानी माँ
अंजनाबाई गावित की जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई। वे इंसानी फांसी के फंदे से तो बच गई, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसे अपने पास जल्दी बुलाकर उसकी सजा तय कर दी। किरण शिंदे की सरकारी गवाह बनने के कारण माफी मिल गई, लेकिन साल 2001 में कोल्हापुर की सेशंस कोर्ट ने रेणुका शिंदे और सीमा गावित पर कोई रहम नहीं दिखाया। जज साहब ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि इन औरतों के अंदर इंसानियत नाम का एक कतरा भी नहीं बचा है। इनका यह कृत्य रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अदालत ने दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब 2 महिलाओं को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इस सजा को बरकरार रखा और राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इन्हें फांसी आज तक नहीं हुई। सालों साल चलती हमारी कानूनी प्रक्रियाओं और दया याचिकाओं के निपटारे में हुई अत्यधिक देरी का फायदा इन दोनों साइकोपैथ बहनों को मिल गया। साल 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को इस आधार पर उम्र कैद में बदल दिया कि फांसी के डर के साए में 25 साल जेल में काटना अपने आप में ही एक अमानवीय सजा बन चुका था। आज वे दोनों पुणे की यरवदा जेल की काल कोठरी में अपनी सड़ती हुई जिंदगी काट रही हैं। अंजनाबाई, रेणुका और सीमा ये महज 3 अपराधियों के नाम नहीं हैं। ये इंसानी खाल में छिपे वो आदमखोर भेड़िए हैं जिन्होंने इस धरती के सबसे पवित्र और महफूज एहसास यानी एक माँ की ममता का गला घोट दिया। यह कोई साधारण जुर्म नहीं था, यह इंसानी सभ्यता के मुंह पर तमाचा था। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप जिस खचाखच भरी भीड़ का हिस्सा हैं, रेलवे स्टेशन पर जिस अजनबी महिला से आप रास्ता पूछते हैं, या किसी बस स्टैंड पर जिस साधारण सी साड़ी पहने औरत को देखकर आप सम्मान से अपनी नजरें झुका लेते हैं, क्या गारंटी है कि उसके चेहरे के पीछे कोई शैतान नहीं छिपा? क्या पता जिस थिएटर में बैठकर आप हंस रहे हैं, आपके ठीक बगल की सीट पर रखे हैंडबैग में किसी मासूम बच्चे की ठंडी लाश बंद हो। 1990 का वो खूनी साया आज भी थमा नहीं है। कानून की फाइलों ने भले ही सबूतों की कमी के कारण सिर्फ 5 मौतों तक समेट दिया हो, लेकिन वो बाकी 37 मासूम बच्चे जिनकी एक हड्डी तक पुलिस को नसीब नहीं हुई, उनके दफन राज आज भी कोल्हापुर, नासिक और पुणे की मिट्टी में चीख रहे हैं। उनकी आत्माएं आज भी उस इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं जिसे हमारे सिस्टम की सुस्ती ने कागजों के ढेर में दबा दिया। फांसी के फंदे से बचकर जेल की सलाखों के पीछे उम्र गुजार देना क्या उन 42 नन्ही चीखों का सही इंसाफ है? क्या दया याचिका के नाम पर हुई 25 साल की देरी ने इन दरिंदों को एक और जीवन दान नहीं दे दिया? आपकी रूह इस घिनौने सच पर क्या कहती है? नीचे कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर छोड़िए, क्योंकि ऐसी हैवानियत पर खामोश रहना भी एक गुनाह है। अगर आप इंसानी दिमाग की सबसे डार्क साइकोलॉजी, रूह कपा देने वाली क्रिमिनल माइंडसेट और रियल टू क्राइम के अनसुलझे खौफनाक एनालिसिस को गहराई से समझना चाहते हैं, तो गुनाह गवाह को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो सच्चाई के इस डार्क नकाब को हटाने की हिम्मत रखता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इंसानी फितरत के एक और ऐसे ही घिनौने, अनसुलझे, अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले काले सच के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास की हर हलचल पर पैनी नजर रखिए। अपनी बच्चों की उंगली को कभी मत छोड़िए, क्योंकि याद रखिए, आपके बगल से गुजरने वाला कोई भी आम चेहरा अगला शिकारी हो सकता है।